नमस्कार दोस्तों। साहित्य कल्प के इस एपिसोड को मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हाजिर हूँ लेकर के एक नए व्यक्तित्व से मिलवाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको इस देश की जानी मानी विभूतियों से मिलवाएं, जिन्होंने देश, समाज, कला या साहित्य के क्षेत्र में कुछ अलग, कुछ विशेष किया है। और इसी कड़ी में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी से, जो कि विशेष रंगकर्मी के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी के पूर्व निदेशक रहे हैं और वर्तमान में अनेक नाटकों का निर्देशन और संचालन आपके द्वारा किया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो कि हमारे इस चैनल के संस्थापक हैं। मनोरमा लाल जी आज के हमारे अतिथि से बात करेंगी। हमारे साथ हैं श्री डी.एन. लाल जी, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। साहित्य में आपकी विशेष अभिरुचि रही है। और हमारे साथ हैं श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दोस्तों, तो आज हम अपने अतिथि से बात करें और आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमारे साथ बने रहें। आपका स्नेह हमारा संबल है, तो देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। नमस्कार। आज हम आपको ऐसी विभूति से मिलवा रहे हैं जिन्होंने 100 नाटकों का निर्देशन किया है और ये नाट्य जगत के रंगमंच के बहुत बड़े एक तरह से वटवृक्ष हैं। और इनका हमारे साथ या आपके सामने होना बहुत सौभाग्य है हम लोगों का। और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनसे बातचीत कर रही हूँ। तो आप लोग इनको ध्यान से सुनिए। और बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे जो इनकी सबसे बड़ी बात लगती है कि इनकी आवाज़ बहुत ही दमदार है। क्योंकि मैंने भी ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है और मैं आवाज़ की क्वालिटी पहचानती हूँ। तो मैं इनकी आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। ये सूर्य मोहन जी है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने हैं। दर्शकों को भी नमस्कार जी। पहला तो मैं चूँकि शिक्षा जगत से हूँ और मैं एक अध्यापिका रही हूँ, तो पहले तो मैं अध्यापन पर ही पूछूंगी। अध्यापक पढ़ाई और आपका बचपन और आपकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? जहाँ तक जन्म की बात है तो मेरा जन्म आगरा में हुआ था और जब मैं लगभग 1 साल का रहा होऊंगा तभी हमारे पिताजी लखनऊ आ गए थे और तब से लेके अब तक लखनऊ ही मेरा निवास रहा है। हालांकि काम मैंने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे देशों में जाकर काम किया है। कुछ फिल्म के सिलसिले में मुंबई में भी रहा हूँ, लेकिन लखनऊ मैंने कभी छोड़ा नहीं। लखनऊ में जीवन की जो शुरुआत थी वो उदयगंज नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ वीर नगर हुआ करता था, वहाँ पूरा बचपन बीता। और वहाँ हमारे घर की पारिवारिक स्थिति, चूंकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक नौकरी नहीं करी और हम 5 भाई बहन, बाद में उन्होंने जाके नौकरी करी तो छोटी मोटी नौकरी, और उसके बाद आर्थिक स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बहरहाल पिताजी चूंकि उनकी खुद की शिक्षा में बहुत रुचि थी, वो उस जमाने में उन्होंने एमए किया था और हिंदी साहित्य में एमए किया था उन्होंने, पिताजी ने। तो इसलिए उनकी किताबें पढ़ पढ़ के साहित्य और नाटक, मैंने जो पहली बार जो नाटक पढ़ा, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, वो उन्हीं की किताब थी, जो उनकी एमए की किताब रखी हुई थी, वहां से पढ़ा। तो इस तरीके से धीरे धीरे रुचि तो पैदा हुई। लेकिन नाटक नाम की कोई विधा है, मंच पर नाटक खेला जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी ही नहीं थी, कुछ नहीं। तो उस समय बचपन में लखनऊ में ट्रेडिशनल तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो उसमें कृष्ण का बचपन दिखाना, हाँ हाँ, झांकियाँ, वो सिर्फ टैबलो होते हैं कि लोग अपना कृष्ण और राधा बन के और सुदामा बन के, अभी भी। तो हम आज जिस मोहल्ले में हमारा घर था वहां पर भी ये परंपरा थी। तो एक साहब के घर झांकी सस्ती थी, तो हमको कभी कृष्ण बना दिया, कुछ बना दिया। ये जब हम 4-5 साल के रहे होंगे तब से जो है ये सब
शुरू किया। बहरहाल तो उस समय जो है वो फिर बचपन में इस तरीके से चलता रहा। फिर बाद में कुछ ऐसा लगा कि ये जो स्टैटिक रूप से टैब्लो बन के हम लोग खड़े होते हैं और थोड़ी देर तक बाद खड़े रहते हैं, फिर पर्दा बंद हुआ, फिर खड़े रहे, ये थोड़ा बोर लगा। तो उस समय हम 6th क्लास में थे, तो हमारे यहाँ एक नरोत्तम दास की कविता चलती थी, क्लास में कोर्स में थी, शीश बगा न जगा तन पर। तो वो हमारे कोर्स में थी। तो हमने अपने भाई से कहा कि अब किसे हम लोग इस कविता को बोलेंगे। तो मतलब उसमें एक तरीके से वाचिक अभिनय डाला जो कि नाटक में होता है, मालूम नहीं था। और आप 6 में थे? 6 में थे। तो वो वाचिक हमने डाला, कुछ डायलॉग हमने बोले, कुछ उन्होंने बोले, और सुदामा और कृष्ण का सीन हम लोगों ने किया। जो किया ये पता नहीं था कि ये रंगमंच है, नाटक है, बड़े लोग भी चल करते हैं, ये कुछ नहीं पता था। उसके बाद हम लोगों के घर में एक पॉकेट ट्रांजिस्टर आया। उस वक्त तक तो रेडियो वगैरह कुछ नहीं था, तो उसमें हवा महल सुनते थे। तो उस हवा महल की कहानियों को सुन सुन के हम भाई बहन और मोहल्ले के कुछ और बच्चे हम लोग याद कर लेते थे और अपने घर के बरामदे में उसको नाटक के रूप में हाँ नाटक के रूप में मदर की साड़ियाँ डाल के पर्दा बना लिया और घर के अंदर ही। तो इस तरीके से जो है वो सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे यहाँ वहाँ एक मुरली नगर में कुमाऊं परिषद की रामलीला होती थी। अच्छा। तो वो रामलीला देखने का मौका मिला। वो तो सिर्फ दशहरे पे होती थी, तो लगा था ये तो एक मतलब त्योहार का मनाने का तरीका है। ये तब भी ये नहीं समझ में आया कि ये कोई बड़ी विधा है। अच्छा। खैर फिर बड़े हो गए तो फिर छूट गया। मतलब रंगमंच से जुड़ा वहीं से हो गया था? वहीं से हो गया था। हो गया था। एक्चुअली मुझे ये महसूस होता है कि ये एक तरह की कला है और ईश्वर सबको देता है कुछ न कुछ, तो वो बीज के रूप में था आपके रक्त में, बाद में अंकुरित हुआ, फिर सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ रंगमंच के वट वृक्ष हो गए। और क्या? नहीं, अच्छा। वट वृक्ष कहना तो नहीं आप नहीं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ रंगमंच का। अच्छा। अभी भी तो कलाकार तो हमेशा सीखता हाँ, है सीखना जीवन है, में। सीखना ही है, सीखना ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना? है। हमने बीएससी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी, मैं भी बीएससी किया, साइंस फिर उसके बाद एलएलबी किया और अच्छा। उसके बाद एलआईसी में जॉब किया। एमएससी हम कर रहे थे, लेकिन हमको आर्थिक स्थितियों की वजह से छोड़ना पड़ा था। जियोलॉजी में अच्छा, हम एमएससी भूगर्भ शास्त्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही कर रहे थे, लेकिन वो छोड़ना पड़ा था। तो एक बात मुझे, आपका रिहर्सल भी एक मैंने देखा है, बड़ा कठिन। आप तो वहाँ एकदम चुपचाप बैठे हुए थे और ना सारे आपके जो कर रहे थे लोग एक्टर्स, तो मैं देख रही थी तो मैंने सोचा कितना कठिन काम, आप आंखों से निर्देशित कर रहे थे। हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ कि आप रिहर्सल बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन आपके नाटकों का रिहर्सल होता होगा। तो ये आप कैसे करते थे जब एलआईसी में थे? काम भी करते थे और ये भी एलआईसी ने बहुत सपोर्ट किया हमको रिहर्सल के लिए। कभी एक फाइनेंशियल क्या, एक तरीके से हमको जो है बहुत सारी काम की जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी, हमको फ्री छोड़ दिया जाता था, जाइए आप अपना नाटक करिए। अच्छा। तो उस समर्थन की वजह से हम कर पाए। और जब जब शुरू किया तो शुरू में तो पता ही नहीं था रंगमंच क्या होता है। एक हमारा दोस्त आया, कहने लगा कि हमने बड़ा काम शुरू किया। हमने पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगा कि हम नाटक करते हैं। हमको लगा कि इतना बड़ा हो गया, अभी तक नाटक करता है। हम समझते थे बच्चों का खेल था, अब हमारे खेल के साथ खत्म हो गया। फिर वो रिहर्सल में जब ले गया तब समझ में आया ये तो बहुत गंभीर विधा है। और फिर धीरे धीरे दोबारा से रुचि इसमें वही बीज अंकुरित हो रहा था पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में। तो इस तरह से एक ये है कि मुझे जिज्ञासा है इस बात की कि आपके जितने कलाकार या रिहर्सल वाले बच्चे या जितने नाटक के पात्र होते थे, क्या आपको स्थायी रूप से मिल जाते थे? नहीं ना? जब शुरुआत में लड़के तो बहुत होते थे जी। लड़कियां लखनऊ थिएटर में बहुत मुश्किल से मिलती थी। और लोगों को यहाँ जैसे भातखंडे है,
तो वहाँ डांस और म्यूजिक तो सीखने लड़कियां आती थी, हाँ, लेकिन लेकिन नाटक में नहीं आती थी। नाटक में नहीं तो वहाँ आती थी। जाके वहाँ की प्रिंसिपल से, वहाँ के टीचर से बात करके किसी तरीके से ये व्यवस्था करनी पड़ती थी कि कोई लड़की मिल जाए। फिर वो लड़की रिहर्सल में आना शुरू करती थी, तो लड़की को घर से लेने जाना और घर छोड़ने जाना, ये जिम्मेदारी भी हम जिम्मेदारी सब भी। लोगों की होती तो थी। लास्ट तक मतलब आपके नाटक के मंचन तक वो लोग करते थे रिहर्सल सारे, भाग तो नहीं जाते थे बीच से? कई भागे भी कभी होंगे। भागे भी होंगे, लेकिन कई बहरहाल बार। करते थे। और उस वक्त इतनी सीरियस आर्ट थी कि हम लोगों का एक नाटक का रिहर्सल कम से कम 2 ढाई महीने चलता था। जी अब जी। आज की तारीख से नहीं है कि लोग जो है 10 दिन 15 दिन में हाँ, नाटक स्टेज तैयार कर देते हैं। और रंगमंच पर करना तो रंगमंच या नाटक जो है करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दर्शक तो उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाता है ना कि हमारे बीच काम हो रहा है। बिल्कुल, एक तो दर्शकों के सामने परफॉर्म जी करना जी पड़ता है। जी। अच्छा, फिर एक और भी है जो सिनेमा में और रंगमंच में जो फर्क है। फर्क है हाँ, कि ये भी प्रश्न है। सिनेमा में आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है। आप समुद्र के अंदर जाके शूट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते नहीं, हैं। रीटेक भी तो है सिनेमा हाँ, में, रीटेक भी है। आपके नाटक में नहीं है रीटेक है। लेकिन ये है कि जैसे कि स्टेज तो आप 30 बाई 30 का 40 बाई 30 का स्पेस है। उसी स्पेस में आपको चंद्रमा भी क्रिएट करना है, समुद्र भी क्रिएट करना है, जंगल भी क्रिएट करना है, घर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ आपकी जो सृजनात्मकता है वो उसके लिए ज्यादा चुनौती होती है कि इसी स्पेस में जो कुछ भी दुनिया की चीज लानी है, इसी स्पेस में। आप भारतेंदु नाट्य अकेडमी से उस समय तो शुरू हुआ था, तो कब जुड़े आप? बहुत सालों से तो आप रंगमंच में हैं। हाँ, 1974 से मैंने रंगमंच शुरू किया था। दोबारा से जो शुरू किया था, बचपन के रंगमंच को छोड़ दें तो हाँ। वो 1974 से शुरू किया था। और मेरा सौभाग्य था कि 1976 में यहाँ राज बिसारिया जी के हाँ, वो मुझे ये भी डायरेक्टर थे। हाँ जानना था। तो हाँ, तो वो डायरेक्टर थे और उन्होंने यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना की। जी। तो 1976 में पहले बैच में ही मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और एक औपचारिक प्रशिक्षण वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी से मुझको मिला। और उस वक्त जो था, एक तरीके से सारे सब्जेक्ट्स वहाँ बहुत गहराई से पढ़ाए जाते थे। मैंने थिएटर डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन किया। अच्छा, डायरेक्शन में किया, हाँ, हाँ तभी तो। और एज स्टूडेंट जो पहला मेरा निर्देशन था भारतीय नाट्य अकेडमी में, वो मुक्ति बोध की कविता अंधेरे हाँ, में, अच्छा अच्छा। ये इस पढ़ी कविता का मैंने मंचन किया था। आपने भी पढ़ा होगा, हाँ। अच्छा। तो कविताओं से मतलब बड़ा अजीब है कि बचपन से ही, जैसे मैंने बचपन में भी जो सबसे पहला मंचन जिसको कह सकते हैं किया, जन्माष्टमी पे जो किया था, वो नरोत्तम दास की कविता थी। जी जी। और अभिनय जब मैंने शुरू किया 1974 में, तो मेरा पहला नाटक कोलाज था जो कि कविताओं का मंचन था। 23 को कविताओं का था। हाँ, और उसमें एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थी कुआनो नदी। अच्छा तो उस कुआनो नदी का पूरा वो मैंने उसमें अभिनय किया था। अच्छा। जिस वक्त क्योंकि भारतीय नाट्य अकेडमी में मैंने एडमिशन लिया था और ये कविता की थी अंधेरे में, तो उस वक्त मेरी उम्र 23 साल। और उस उम्र में मुक्तिबोध को समझना, मुक्तिबोध में रुचि होना, अब आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे, मेरी रुचि हाँ, मुक्तिबोध जैसे, उस जो कि समय बहुत कविता, कठिन कवि हाँ माने जाते हैं, हाँ उसमें हाँ रुचि। हाँ। तो कविता की भावों को आप समझ लेते थे। जरा से राज बिसारिया जी के साथ बहुत सुना है, देखा भी था उनको, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते थे उनके बारे में। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को भी, आपका अनुभव कैसा रहा? और बहुत अच्छा, राज बिसारिया जी बहुत अच्छे टीचर थे। अच्छा और एक तरीके से वो राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, लंदन से कोर्स करके आए थे। अच्छा तो अच्छा। एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आधुनिक रंगमंच की शुरुआत करने वाले राज बिसारिया हैं, अच्छा जिन्होंने कि मतलब अभिनय क्या होता है उसकी गहराइयों को समझना, सेट डिजाइनिंग, स्टेज डिजाइनिंग। पहले जब भारतीय नाट्य अकेडमी नहीं खुली थी, तो उस वक्त जो है जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नाम की चीज नहीं होती थी लखनऊ के थिएटर में। बस ये होता था कि हम लोग गए,
यहाँ एक प्यारेलाल गुप्ता की दुकान थी, वहां जाके कहते थे 4 सिपाही दे दो, 2 राजा दे दो। अच्छा। अच्छा, और कपड़े के लिए हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। वो ले दो, और उसने जो दे दिया बस वही हमारी कॉस्ट्यूम। और भारतीय नाट्य अकेडमी के बाद जब हम लोगों ने वहां से प्रशिक्षण लिया तो हम लोगों ने फिर बाकायदा कि किस करेक्टर के लिए कौन सा कलर सूटेबल होगा, कौन सा अच्छा टेक्सचर अच्छा, सूटेबल होगा, राज इस तरह। बिसारिया जी की देन है ये। हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी उन्होंने पढ़ाया था? हाँ, वो तो उस वक्त जो है अकेले टीचर राज बिसारिया थे, बाकी सब विजिटिंग फैकल्टी थी। अच्छा रेगुलर में तो सारे सब्जेक्ट्स राज बिसारिया जी नहीं पढ़ाए थे। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे राज बिसारिया जी? वो जन्म तो उनका लखीमपुर खीरी का था, अच्छा लेकिन अच्छा। वो भी यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो लखनऊ के ही रहने वाले एक तरह से कह सकते हैं उनको हाँ, भी। तो रंगमंच में उनका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है उत्तर हाँ। प्रदेश के रंगमंच में। उत्तर प्रदेश में जब अभी एक, आपकी जो शिकस्ता हो रही थी तो उसमें आई थी मिसेज राज हाँ, बिसारिया मिसेज राज जी। बिसारिया भी हाँ, बहुत रुचि लेती हैं बहुत रुचि, रंगमंच हाँ में। आई थी, बड़ा अच्छा लगा देख के उनको। तो आप और बताएं कि और अब कैसा लगता है? जब आप निदेशक थे तो आपने वहाँ पे क्या क्या कुछ नया किया होगा जरूर। भारतीय नाट्य अकेडमी में मैं 2006 से 2009 तक 3 साल निदेशक रहा। हाँ, उससे पहले नाट्य निर्देशन के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर लगातार जाता था, हाँ, और अभी भी जाता रहा हूँ। हाँ, अ, लेकिन वो 3 साल जब मैं वहाँ का निर्देशक रहा तो निदेशक होने के नाते बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी थी, और बहुत सारे क्रिएटिव के अलावा बहुत सारे पक्षों के ऊपर ध्यान देना पड़ता था। तो बहुत, एक तो वहाँ मैंने एक हमारे यहाँ एक दिक्कत ये है कि जैसे जो आदमी रंगमंच कर रहा है वो रंगमंच कर रहा है, जो म्यूजिक में है वो म्यूजिक में है, जो पेंटिंग में है वो पेंटिंग में है, एक दूसरे की आर्ट्स के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है। तो जबकि कला तो कला है। हाँ, और खासतौर से रंगमंच तो हमारे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान, कोई भी ऐसा शिल्प, कोई भी ऐसी कला नहीं है जो नाट्य में ना हो। तो हाँ नाटक हाँ वालों हाँ, के लिए तो बहुत जरूरी है सारी आर्ट्स सारे के साथ आर्ट्स जानना। जानना। तो हाँ, मैंने एक संवाद नाम से कार्यक्रम वहाँ शुरू किया, अच्छा जिसमें कि हाँ सुना। अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट्स आते थे, और और उसकी जिम्मेदारी पूरी स्टूडेंट्स को दे दी कि तुम ही तय करोगे। एक 5,000 रुपए का बजट फिक्स कर दिया कि इतना पैसा है इस कार्यक्रम के लिए, तुम ही लोग तय करोगे कौन सी विधा का कौन सा आदमी आएगा, या कौन सा परफॉर्मेंस होगा, या क्या लेक्चर होगा, और वो स्टूडेंट्स तय करते थे। पूरे 3 साल ये कार्यक्रम चला। मेरे हटने के बाद क्यों बंद हो गया ये मुझे बंद समझ हो गया? में बंद हो गया वो चलिए अच्छी चीज थी। कार्यक्रम। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, चलना चाहिए था, लेकिन अब उससे अब अच्छा। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होते हैं, जैसे जब मैंने एज डायरेक्टर ज्वाइन किया तो पूरी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था। अच्छा, बिल्डिंग बन गई थी, नक्शा पास नहीं था, तो फिर मैंने बन गई और नक्शा नहीं पास। नक्शा नहीं पास वाह, था। ठीक तो काम फिर हुआ, यही काम होता तो ही फिर है। मैंने जो है तो उस वक्त मुकेश मेश्राम जी एलडीए में वाइस चेयरमैन या कुछ थे, तो उनकी मदद से फिर नक्शा पास हुआ, वहाँ का बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ। फिर वहाँ हॉस्टल किराए की बिल्डिंग्स में चलता था, उसको हमने शिफ्ट किया कि सारे स्टूडेंट्स वो पैसा बर्बाद ना हो। और 1-2 साल का कोर्स है वहाँ। अच्छा, तो हॉस्टल भी शुरू किया आपने? हॉस्टल भी, मतलब हॉस्टल पहले था लेकिन किराए की बिल्डिंग में अलग अलग घरों को किराए पे तो लेके रहते बच्चे आते थे हॉस्टल में, रहते थे। थे हाँ, बच्चे? हॉस्टल में रहते थे, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा, रहते थे। लेकिन वो अपनी बिल्डिंग में हमने उस पूरे हॉस्टल्स शिफ्ट को किया, अच्छा शिफ्ट कर अच्छा। दिया। अब ये है वो हाँ, अभी है, बिल्कुल। चलता है, बच्चे जाते हैं? बच्चे, हाँ, पूरा गर्ल्स हॉस्टल, एक विंग में गर्ल्स हॉस्टल है, एक में बॉयज हॉस्टल है। तो मैं कभी जाती हूँ भारतीय तो मुझे देख के बच्चों को बहुत अच्छा लगता। मेरा एक छोटा सा स्टूडेंट था 8th क्लास में, वो भी वहीं सीखता है, और वो हम बताते हैं कि आओ उनसे मिलवा दे तो डरता है आपसे। अच्छा, तो फिर एक वहाँ पे जैसे 2 साल का कोर्स था, हाँ, तो मैंने वहाँ इंटर्नशिप शुरू करी कि 2 साल कोर्स करने के बाद कुछ लोग जो है वो इंटर्न्स होंगे, वाह, और वो इंटर्न्स जो है वो टीचर्स के साथ एसोसिएट किया, क्योंकि वेरी थिएटर में टीचर टीचर की बहुत दिक्कत है कि अच्छा परफॉर्मर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन टीचिंग में लोग कम मिलते हैं। तो अच्छा। इंटर्नशिप के टीचर्स के साथ उन 4 इंटर्न्स रखे और उनको टीचर्स के साथ एसोसिएट किया, जिससे कि वो पढ़ाने का भी उनको अनुभव हो।
मैंने जब टीचर थी तो मैंने थोड़ा सा, आपको ही बोलना है लेकिन थोड़ा सा मैं भी, नहीं नहीं, जरूर तो जरूर। मैंने थोड़ी देखा बच्चों में बहुत टैलेंट था। मैं जिस बच्चे को मना करती थी तो वो भी आके बढ़िया परफॉर्म करता था। थोड़ा सा भी 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए जब, तो मुझे लगता है कि बच्चे चाहते तो हैं, पर आजकल रोजी रोटी की समस्या होने की वजह से आपको क्या लगता है कि रंगमंच है ठीक है, आते हैं बच्चे? अ, आप तो खुद ही कहेंगे कि जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया था, हम्म, उस वक्त ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड थे। डॉक्टर रस्तोगी CDRI में, राज बिसारिया अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं खुद LIC में, इस तरह से कहीं ना कहीं। तो उनकी थिएटर जो था उनकी रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि उनका पैशन था, पैशन उनका था। जुनून था कि बस हाँ, अंदर कुछ कहने की तड़प थी, और वो तड़प जो कहने की क्या कहना चाहते हैं वो रंगमंच के माध्यम से बाहर निकलती थी। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रोफेशनल थिएटर आया तो लोगों ने फुल टाइम थिएटर करना शुरू किया, इसको अपना करियर बनाने की कोशिश करी। तो अब इसमें कोई गलती तो नहीं है, लेकिन जो हमारी पूरी व्यवस्था हुई कि वो थिएटर में एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन तो ले आई, ले, लेकिन उन वहाँ से जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए। हाँ, यही मैं पूछना हाँ, चाह रही थी कि रोजी रोटी के लिए जो युवा वर्ग है वो क्या करे, या तो उनको ये बताया जाए कि भाई तुम नौकरी भी करो ये भी करो। हाँ, एक तरीका तो ये हो सकता है नौकरी करें। जो दूसरा तरीका ज़्यादातर लोग अपना रहे हैं कि वो सिनेमा और टेलीविज़न में जा रहे हैं और वहाँ पर अपना अभिनय कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं। तो सिनेमा में जाना एक विकल्प है, लेकिन मुझे वो विकल्प इसलिए ठीक नहीं लगता। मतलब वो हाँ, कोई बुरी विधा नहीं है, ना, वो भी अच्छी विधा है। लेकिन अगर कोई नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे भारतीय नाट्य अकेडमी हो, आपने तो वहाँ भी पढ़ा है नेशनल हाँ, स्कूल, नेशनल आप स्कूल ऑफ पढ़ाते ड्रामा में हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ जाते प्रोडक्शंस हैं, करने हाँ जाते हैं। हाँ जाते तो हैं, वो उनकी जिम्मेदारी थिएटर के प्रति है। मतलब हाँ, फिल्म के लिए कच्चा माल तैयार करना उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से लोग सीख के निकलें और फिर सिनेमा में काम करें। सिनेमा के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स बना लीजिए, कोई पर दिक्कत नहीं है। ज्यादातर यही हो रहा है कि वहाँ की चकाचौंध और पैसा लेके बच्चे उधर ही चले जा रहे हैं, मेरा ये उनकी भी समझ। मजबूरी है, हाँ, क्योंकि यहाँ हमने जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करी। उस वक्त उम्मीद थी कि ड्रामा इतना आगे बढ़ेगा कि सरकार की तरफ से हर हाँ, शहर में, अनुदान नहीं तो अनुदान, कम से कम हाँ, स्टेट में एक रंगमंडल होगा जिसमें लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी और लोग वहाँ पूरी तरीके से अपनी कला को सीख सकेंगे, मांझ सकेंगे और पब्लिक तक लेके जा सकेंगे। ये उम्मीद थी, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। पूरे हिंदुस्तान में एक रंगमंडल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, एक रंगमंडल है भारतीय नाट्य अकेडमी का। तो इतने इस पूरे हिंदुस्तान के लिए इस तरह से बहुत कम रंगमंडल है जहाँ लोगों को सैलरीड आर्टिस्ट हो। तो ये गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो कोई भी सरकार रही हो उनकी नहीं, प्रायोरिटी मुझे तो में ऐसा लगता है कि आर्ट कल्चर ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा ही डोमिनेट करा, पता नहीं। और आपका एक बार मैंने आपको यदि कह दे कि इतना बढ़िया आपने नाटक किया कि लगा कि हम सिनेमा देख रहे, कैसा लगेगा आपको? मुझे बताइए। मुझे लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं, जी, और दोनों की पूरी ग्रामर अलग है। दोनों में एक अलग तरह की क्रिएटिविटी की डिमांड होती है। तो दोनों अलग विधाएं हैं, दोनों की तुलना नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिनेमा सिनेमा है, और सिनेमा जैसा ही अगर नाटक करना है तो मतलब फिर पब्लिक सिनेमा नाटक क्यों देखे, वो सिनेमा ही ना देख ले। अगर हम देख भी लें, सिनेमा हाँ, जैसा ही करना चाहते हैं हाँ, तो हाँ। जैसा क्यों देखे, वो पूरा सिनेमा ही देखे फिर वो जाके उसको। तो नहीं, रंगमंच का मान लीजिए आपने, आनंद अलग होना चाहिए, और हाँ, वो अलग तरह का आनंद जब मिलेगा तो वो सिनेमा भी देखेंगे और दूसरे अलग तरह के आनंद के लिए रंगमंच भी मैं मुझे देखेंगे। ऐसा लगता है कि कलाकार ही कलाकार को समझता भी है। तो जो जितने रंगमंच को देखने आते हैं, या आपका नाटक निर्देशन निर्देशन और जैसे वो भी समझते हैं। जैसे हम ही जाते हैं तो हम पलक भी नहीं झपका पाते कि कहीं कुछ आप और कर लिए जो मेरी आंखों से गुजर गया। तो इस तरह से, और आपका तो बहुत ही पता नहीं। नहीं, अच्छा, आप नाटक में भी स्टोरीज देखिए, कहाँ से नाटक में लेते हैं? भी खराब नाटक भी बहुत होते हैं, और बहुत, ज्यादा संख्या खराब नाटकों की है। तो इसलिए ऑडियंस में एक नाटक के प्रति रुचि डेवलप
ना हो पाने का एक कारण जो है कलाकार खुद भी हैं। वो 10-15 दिन में आप खराब सा नाटक करके दर्शकों के सामने जाएंगे तो दर्शक क्यों नाटक देखेगा? तो उसमें नौटंकी का भी पुट होता है उसमें। नौटंकी अपने आप में एक बहुत बहुत अद्भुत बड़ा, बहुत अद्भुत हाँ। अद्भुत विधा हाँ, रही है विदा और पता नहीं, अपने हाँ। समय के हिसाब से। हाँ, लेकिन अब समय बदलने के साथ मतलब एक एक मुझे ये लगता है कि जैसे कि हमारी लोक कलाएं या हमारी परंपराएं, हाँ। वो अपने समय में बहुत पॉजिटिव रोल उन्होंने निभाया है। नहीं, एक लेकिन आज के समय में हमें नई परंपराएं और नई विधाएं डेवलप करने की जरूरत है। सिर्फ खाली इसी पे गर्व करते रहे कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। हमारे पूर्वजों ने अगर बहुत कुछ इतना अद्भुत क्रिएट किया है, तो आज की पीढ़ी की भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि वो भी ऐसा कुछ नया क्रिएट करे कि 500 साल बाद, 100 साल बाद जो नौजवान हो वो कहें कि हाँ, 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 इस हाँ। पीढ़ी ने हमको ये नया ये दिया नया है। दिया। 2000 साल पहले जो होता रहा या 1000 साल पहले जो होता रहा, बस उतने तक हम सीमित रह जाएंगे तो हम एक तरीके से कल्चर को डेड बना देंगे। एक हाँ, मेरा मानना है कि कल्चर एक बहती नदी की तरह से होना चाहिए। हमें लगता अगर है रुक गया तो वो तालाब की तरह सड़ जाएगा कि एक समय में रुक जाए कि बस वही कल्चर है, वही संस्कृति है। तो अब कितनी अलग तरीके से चीजें बदली हैं संस्कृति में। अब आज की तारीख में आप हमारी वेशभूषा हमने बाहर से अडेप्ट करी हुई है ना? भाषा भी हम जो है इंग्लिश, हिंदी और ये सब मिक्स करके ही हम बोलते हैं। तो जो जो एक आपका गांधी जी जो कहा करते थे कि खिड़कियां खुली रखो जिससे कि ताजी हवा आती रहे, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत हों, यानी कि आप अपनी जड़ में अपने पैर जमाए रहें, लेकिन बाहर की हवा को भी आने दें, वाह, जिससे कि बहुत एक बड़ी बात फ्रेशनेस है। बनी हाँ, रहे। आप इसको तो मानते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं। हाँ, आपका एक नाटक और था, अभी तो जो देखा शिकस्ता उसकी बात। एक नाटक और था जिसमें बहुत सारे नाम भूल रहे हैं। बरी द बरी द डेड। डेड। बरी द बरी डेड, द डेड। हाँ, बहुत हाँ अच्छा हाँ, था। वो हाँ, एक युद्ध विरोधी लेकिन उसको नाटक है। 2 बार मैंने इसलिए देखा कि उसको अच्छे से सूक्ष्मता से उसको 2 बार 2 दिन गए हम देखने उसको। हाँ, वो बहुत और अच्छा नाटक बहुत बना था। गजब निर्देशित था वो नाटक। बहुत बढ़िया निर्देशन था आपका उसमें। वो युद्ध विरोधी नाटक है और हाँ, उसमें हाँ, मुर्दे उठ के सवाल करने सवाल लगते हैं। करने जो लगे। युद्ध में शहीद हुए मुर्दे हैं वो उठ के सवाल करने लगते हैं जी। कि हम क्यों लड़े, हाँ, किसके लिए भी लड़े। ये क्योंकि देखा उसमें है। से किसी कोई किसान था, कोई कुछ था, कोई कुछ कुछ था, था, किसी की लेडीज भी, पत्नी हाँ, थी और ये था। हाँ, तो बच्चे उनकी भी। अपनी जिंदगी, हमने सारी अपनी जिंदगी तबाह करी किसके लिए? और ये युद्ध होते हैं ये किनके हित में है? हाँ, हाँ, तो उनको ये समझ में आता है हमारे हित में तो नहीं है, हमारे हाँ, परिवार के हित में, हाँ, हमारे बहुत गांव के हित बढ़िया वो तो समझ में तो आया ये युद्ध दोबारा गए विरोधी तो। नाटक था कि युद्ध। आपने नहीं देखा ना, आप देखती नहीं। तो तो वो बहुत बहुत 2-3 दिन तक हम परेशान रहे कि गजब का निर्देशन था। और कलाकारों ने भी बहुत अच्छा किया था। वो सारे सर्विस वाले थे कि बच्चे थे? ये नाटक हमने कई बार अलग अलग जगह डायरेक्ट किया है। हम्म, सबसे पहली बार किया था मध्य प्रदेश में एमपी ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा। वहाँ पर एमपी ड्रामा स्कूल में भी थिएटर का कोर्स होता है, मध्य प्रदेश हाँ, आप गवर्नमेंट तो उसमें। जाते हैं तो वहाँ वहाँ भी, हाँ। पर जाते रहते हैं, तो वहाँ पर हमने डायरेक्ट किया था। फिर हमारी अपनी संस्था नीपा रंग मंडली, तो जो नीपा रंग मंडली में था उसमें तो कोई नौकरी वाला था, कोई कहीं था, मतलब वो तो एक अव्यावसायिक ग्रुप की तरह से काम करती तो है नीपा रंग रिहर्सल मंडली। भी तो आप बहुत दिनों तक आपका चलता है। उसके बिना मतलब जब नाटक के अंदर घुसना होता है हाँ, तो एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए कि मतलब जैसे कि वो जो शब्द लिखे हुए हैं वो तो लेखक के शब्द हैं, और वो केवल शब्द नहीं है, उनके पीछे बहुत कुछ और छिपा हुआ है। तो जैसे मेरा जो डायरेक्ट करने का तरीका है कि सब टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्स्ट। जो हाँ, लिखा है और जो लिखा नहीं गया, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि पुराने जमाने में जैसे कि गांव से जो चिट्ठियां आती थी, हाँ, अ, मुन्ना तुमको बहुत याद करता है, थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझना। तो अब ये जो थोड़ा लिखा बहुत समझना है, ये बहुत कैसे बनाया जाए? उसके तो दिमाग इसी में, तरीके से नाटक में भी जो टेक्स्ट लिखा है वो तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, हाँ, उसको असीमित इलेबरेट, कैसे हाँ, बनाया हाँ, जाए, कैसे इलेबरेट बनाया करके, हाँ। जाए, उन्हीं लाइंस को बोलते हुए उनके वो पीछे जो सब कुछ छिपा है उसको निकालने में समय लगता है।
बरी द डेड किसकी कहानी थी? ये इन- अमेरिकन प्ले है इरविन शॉ का। हाँ, तो इरविन शॉ का लिखा हुआ नाटक है। नाटक। ये शायद तो आपको तो फर्स्ट खूब, वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया अच्छा, तो पढ़ते भी खूब होंगे आप। था। पढ़ना तो बहुत जरूरी है। जरूरी अब है, हाँ, आज के ये कुछ एक्टर्स को ये गलतफहमी होती है कि हमें तो एक्टिंग करना है, हमें पढ़ने की क्या पढ़ने जरूरत की क्या जरूरत है। है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना अधिक आपको अनुभव होगा, जीवन का अनुभव होगा, उतनी ही आपकी कला में सच्चाई आएगी। और जीवन के सारे अनुभव तो हम ले नहीं सकते। तो बहुत सारे अनुभव हम दूसरों के उपन्यास, दूसरों की कहानियां, दूसरों के नाटक पढ़ के, सिनेमा देख के, वो सारे दूसरों के जो अनुभव है उनको हमें अपना अनुभव बनाना पड़ता है। क्योंकि एक छोटी सी जिंदगी में हम पर्सनली कितना अनुभव कर पाएंगे, वो बहुत छोटा अनुभव होगा। इसलिए पढ़ना अभिनेता के लिए, ये सब के लिए बहुत जरूरी है। अभी असगर वजाहत जी का पढ़ा क्या कोई नाटक आपने? हाँ, असगर वजाहत जी का हमने किया नाटक भी? नहीं, उनका नाटक कोई किया हमने नहीं है, लेकिन अभी उस बड़ा उस पर जमाने में उनको वो व्यास सम्मान भी मिल रहा है। मेरी कल परसों रात में बात हुई थी उनसे, अच्छा, तो इसका तो नहीं जिक्र किए, लेकिन हमको पता था तो हमने कहा। वो कहते अरे ये चलो, सब सम्मान उमान तो मिलता रहता है। हाँ, ये कुछ इस तरह का नाटक गांधी डॉट गोडसे हाँ, डॉट कॉम, शायद उस नाटक की आप। नहीं नहीं, कोई और है। अच्छा, अच्छा, शायद यही अच्छा, होगा। नहीं नहीं, अभी एक उसके बाद भी उनका हाँ एक नाटक हाँ आया है जी, जिसमें तुलसीदास और अकबर हाँ का हाँ संवाद उन्होंने हाँ जी रखा जी है। हाँ जी हाँ हाँ। उसका नाम शायद इस पे महाबली शायद नाम है। हाँ, महाबली। महाबली, हाँ महाबली, हाँ, इसी पे। हाँ, उस अच्छा, क्या नाटक कभी रंगमंच आजीविका का साधन बन पाएगा? आपको कैसा लगता है? अ, मुझे लगता है कि अगर रंगमंच को हम आजीविका का साधन बनाए, तब इसको एक इंडस्ट्री बनना पड़ेगा। जैसे इसको फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, अच्छा, लेकिन थिएटर इंडस्ट्री जो है वो एक वायबल इंडस्ट्री नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रंगमंच जो है फिल्म से कहीं ज्यादा महंगी कला है। और इतनी महंगी है, वजह यह है कि अगर फिल्म में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन एक बार फिल्म बन गई तो वो बीसियों सालों तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में वो फिल्म देखी जा सकती है। दोबारा उस फिल्म को कुछ नहीं करना। लेकिन नाटक एक बार में ज्यादा से ज्यादा आप 400-500 लोगों को दिखा सकते हैं। अगर हम महीने भर तक हाउसफुल शोज भी करते रहे नाटक के, तब भी हमको हर बार उसको मंचित करना पड़ेगा। जी हाँ तो हाँ उसमें एक्टर्स की मेहनत हर ये बार लगेगी, हाँ, हर बार ऑडिटोरियम बुक सेट कराना बनेगा। होगा, सेट होगा, हाँ फिर हाँ मेकअप आर्टिस्ट होगा, लाइट वाला होगा। तो इतने मैन आवर्स उसमें इन्वॉल्व हैं हाँ कि अगर उसकी पर ऑडियंस कॉस्ट निकाली जाए, हाँ तो फिल्म की पर ऑडियंस कॉस्ट अगर 1 रुपया निकलेगी, हाँ, तो थिएटर की पर ऑडियंस कॉस्ट कम से कम 50 रुपया निकलेगी, जी और हाँ ज्यादा ही निकलेगी। जी तो उतनी महंगी पर ऑडियंस कॉस्ट, एक ऑडियंस के ऊपर इतना खर्च हो रहा है, तो वो इसलिए ये वायबल इंडस्ट्री नहीं बन सकता। अच्छा मुझे लगता है कि दो ही तरह का थिएटर, ये बर्नार्ड शॉ ने भी कहा था हाँ कि अ, अब जब वहां पर भी सिनेमा और इसका प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने कहा दो ही तरह का थिएटर चल सकता है। जो एक थिएटर वो चलेगा जो एक तरीके से सीढ़ी का काम करेगा, कि जो यहाँ से ट्रेंड होके लोग सिनेमा में जाएं। सिनेमा में और जा दूसरा थिएटर वो चलेगा जिसका आनंद सिनेमा से बिल्कुल अलग हो, सिनेमा जैसा वो बिल्कुल ना हो, तब वो कुछ अलग देखने के लिए लोग आएंगे। तो अब मुझे लगता है आज की तारीख में भी या तो एक ही रास्ता है कि थिएटर को लोग आप सीखें और फिर जाके जहाँ पर आपकी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज है वहां जाके काम करें। और दूसरा थिएटर जो है वो जुनून वाला थिएटर चल सकता है। जैसे जो कबीर ने कहा था कि कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाँ, हाथ, मतलब जो गर फूके आप नो अपनों चले हमारे चल, साथ। हाँ, तो या तो ये जो तो वो कला वाला, है। हाँ या तो वो वाले लोग थिएटर कर हाँ पाएंगे जो हाँ, कहेंगे ठीक है, हमको कुछ अपना घर नहीं चाहिए। कुछ हाँ नहीं चाहिए, हाँ, हमको तो यही करना है बस। बिल्कुल सही तो वो बात है। उस हाँ, तरह के लोग कर पाएंगे। मीट टकी मीट हाँ तो हाँ ये मुझे लगता है कि थिएटर में या तो जुनून होगा, या कुछ लोग नौकरी करें और साथ में थिएटर करें, और या फिर इसको एक प्लेटफॉर्म नहीं, की तरह हमें से। लगता है कि हर कला के लिए
सपोर्ट के जीवन तो चलाना ही है। हाँ तो हर सपोर्ट के लिए आप छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लीजिए जिससे आपके पास एक जीवन चलाने के लिए हो, फिर आप जरूर कलम है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो जैसे कला प्राचीन समय से लेके हमेशा जो है वो राजाश्रय में ही पली है, तो राजाश्रय बहुत जरूरी है हाँ, उसके लिए। सही तो बात है। सरकार को भी कुछ ऐसी चीज बनानी चाहिए कि ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए कि जिससे कि कलाकार जिंदा रह सके, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करे। ये कलाकार की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है उसके और परिवार पैसे और की कमी नहीं है सरकार के पास, सोच की कमी है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे कि एजुकेशन है हाँ, या स्वास्थ्य है, तो ये दोनों चीजें जो है ये गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर एजुकेशन और लिया तो है। स्वास्थ्य को हमने मार्केट के भरोसे छोड़ा तो हमारा जिस तरह का गरीब देश है वहाँ एजुकेशन और स्वास्थ्य प्राइवेट हाथों में सौंप देने के बजाय सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग कर ले अपने ये आप को, बड़ा ये ठीक बड़ा नहीं है। और अंतरंग थिएटर भी एक तरीके से पूरे समाज का मानसिक मा- स्वास्थ्य ठीक कर, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक नहीं, स्वास्थ्य कला ठीक कर, कोई भी है तो वो मानसिक मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को ठीक रखती है। और हाँ, समाज का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी है, ये बहुत सरकार को जरूरी समझना चाहिए है। हाँ, कि अगर मानसिक स्वास्थ्य ही गड़बड़ा गया, हाँ, मूल्य ही समाज से गायब हो गए। हाँ, अगर एक तरीके से बिना कला, बिना साहित्य, बिना रंगमंच के आ, आदमी जो है जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें वो मशीन बन के रह जाएगा, उसके अंदर के भावनाएं, इमोशन सब समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन भावनाएं, इमोशंस को बचाए रखना, बड़ा दुखद उसकी है। संवेदनशीलता को बचाए रखना भी सरकार की इसकी जिम्मेदारी है। सत्यता पे जाइए तो बड़ा दुख लगता है, क्या कहा जाए। अभी कुछ लोग बैठे हैं जो आपसे अपने मन की का प्रश्न करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है प्रश्न। क्या हम जैसे बातचीत कर रहे हैं अवस्थी जी तो पहले आप बात करिए जी। श्रीमन, कृपया हम लोगों को ये बताने का कष्ट करें कि नाटक में प्रतिभा की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा ये पूछना चाहते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, उनके विषय में दो बातें। जहाँ तक प्रतिभा की बात है, प्रतिभा तो जरूरी है ही है। और अब कुछ लोग कहते हैं कि जन्मजात प्रतिभा, तो मुझे लगता है कि जन्मजात से ज्यादा जैसे आपका जब पालन पोषण हो रहा होता है, जिस माहौल में आप रहते हैं वहां से अगर जन्मजात थोड़ी बहुत होती होगी तो निखरती वो प्रतिभा जो है वो अभ्यास, आपके माहौल में, जिस माहौल में आप रहते हैं और फिर उसका जितना अभ्यास करते हैं उसी से वो निखरती है। तो इसलिए जन्मजात प्रतिभा है कि नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभ्यास करना हमारे हाथ में है। सीखना, पढ़ना, समझना, प्रशिक्षित होना ये हमारे हाथ में है। तो हम जो हमारे हाथ में है उसकी ज्यादा चिंता करें, जो हमारे हाथ में प्रतिभा है कि नहीं है ये हमारे हाथ में अगर नहीं है तो उसके बारे में फिर सोचना भी क्यों। उसकी अगर अगर हम ये मान लेंगे प्रतिभा जन्मजात होती है तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ ये बात तो हाँ, सच तो है। इसलिए वो हमारा विषय शायद नहीं होना चाहिए कि जन्मजात होती है कि नहीं। हाँ, अपने आप को परिमार्जित करने की, समाज से नया कुछ लेने की और औपचारिक प्रशिक्षण की, इन सब की और अभ्यास की बहुत जरूरत है। बड़े बड़े कलाकार जो है वो सिंगर्स को देखिए रोज सुबह उठ के अभ्यास करते हैं, तो उतना रोज अभ्यास करते हैं, कितना बड़ा भी परफॉर्मर हो लेकिन वो अभ्यास, एक दिन भी अभ्यास के बिना नहीं रह सकता। और परिवार में मेरी पत्नी है नीलम कुलश्रेष्ठ, दो बेटे हैं तुहिन और नितिन, बड़ा सुंदर दोनों नाम है। अपने जॉब में। ये तुहिन नाम जो है ये जयशंकर प्रसाद की आंसू से लिया गया। में आंसू पढ़ा था उन दिनों, उसमें से तुहिन शब्द अच्छा लगा था तो उसका जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम तुहिन रखा था। तो दो बेटे हैं, दोनों सेटल्ड हैं यहाँ लखनऊ में। हम और पत्नी हम दोनों लोग यहाँ रहते हैं। अब ये तो एक मॉडर्न डेवलपमेंट की ट्रेजेडी ही कह सकते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट में जॉइंट फैमिलीज खत्म हुई, परिवार टूटे और मतलब एक तरीके से
न्यूक्लियर फैमिलीज बनती चली गई, तो अब बच्चे अलग रहते हैं। और नहीं, इस शहर में नहीं, बाहर है ना बच्चे आपके तो। नहीं, बच्चे बाहर तो हैं, हाँ। लेकिन बाहर होने भी तो एक तरीके का जिसको कहना चाहिए कि हमने हाँ। ऐसा समाज डेवलप किया, ये नहीं सोचा। और दूसरे ये कि उसके बारे में विधियां निकालने की कोशिश नहीं करी कि हमारे जब लोग ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो क्या तो होगा? हाँ, तो उस ओल्ड एज में अगर यही इसी दिशा में विकास होना था कि बच्चे सब बाहर रहेंगे, तो ओल्ड एज के लोगों के लिए भी हमारे चिंतकों को, हमारी सरकारों को ज़्यादा सोचना चाहिए था। जो शिकस्ता नाटक आपने हाँ, जो जिक्र देखिए किया, शिकस्ता में वो दो बूढ़े ओल्ड एज होम में रहते हैं और उनका अकेलेपन और परिवार से दूरी, इसकी कहानी वो है। तो एक जहाँ ये बच्चे बाहर जाएं, नौकरी करें, अपने स्वतंत्र ढंग से सोचें, मतलब अपनी उड़ान भरें, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो रह जाएं उनके लिए हम सामाजिक व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि उस तरफ भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत। आपने अभी बताया कि राज बिसारिया जी के साथ रहना आपका एक सौभाग्य था। हम लोगों ने राज बिसारिया को देखा नहीं हमारी पीढ़ी में, लेकिन हमारी पीढ़ी का सौभाग्य ये है कि हमने आपको पढ़ा भी है, आपका निर्देशन भी देखा है और मंच पर अभिनय करते हुए। अभिनय, हाँ, सबसे बड़ी बात है। हाँ। शिकस्ता की बात हो रही थी, आप और अनिल मृदुला, रस्तोगी जी, नहीं, मृदुला भारद्वाज थे। मृदुला जी हैं। आप लोगों ने गजब एक्टिंग किया और बड़ी दर्दित देखा है मैंने भारतीय नाटक अकेडमी में। और उस तरह के डायलॉग बोलना, प्रशिक्षित करना, उनको निर्देशित करना एक बहुत ही टफ काम था। मैं समझता हूँ कि रंगमंच अभिनय ही नहीं है, बल्कि आत्मा की समाज से संवाद है। इस पर आप थोड़ा सा, आपकी दृष्टि में क्या है? जो थिएटर की जो एक तरह से बेसिक परिभाषा है, एक पीटर ब्रूक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, उन्होंने महाभारत के ऊपर भी एक फिल्म बनाई थी, तो नाटक किया था, फिर उसकी फिल्म भी बनी थी। तो उनकी एक परिभाषा है जो थिएटर को उन्होंने परिभाषित किया है, अ परफॉर्मर कटिंग द स्पेस इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। यानी नाटक के लिए कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो परफॉर्मर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए और ऑडियंस होनी। ऑडियंस को एसेंशियल पार्ट में माना है। तो ये जो संवाद की आपने बात करी, तो ये नाटक में तो ये निहित है कि सामने एक ऑडियंस होनी चाहिए, और जब सामने ऑडियंस है तो ये परफॉर्मर का उसके साथ आपका संवाद तो उसका बनता ही है। तो ये संवाद तो बहुत ज़रूरी है। और संवाद आप आज की तारीख में जो है वो कुछ रंगमंच में कुछ ऐसा चीज़ हो रही है कि आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप संवाद क्या करेंगे। तो इस तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे कि मेरे अंदर कोई छटपटाहट पैदा हो रही है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो उस नाटक के माध्यम से क्या बात कहनी है। तो जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो फिर संवाद भी स्थापित नहीं होगा। तो ये जो संवेदनाएं, हमारे अंदर की संवेदनाएं जो हमें कुछ कहने पे मजबूर करती हैं, हमारी समझ है, हमारे विचार हैं, ये हमें कुछ कहने पे मजबूर करते हैं, तो वो कहा जाना चाहिए। और इसमें मेरा ये भी मानना है कि सिस्टम को भी, कलाकार को ये स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि वो अपने मन की, जो उसके मन में छटपटाहट है, उसको अभिव्यक्त कर सके, दर्शकों तक पहुंचा सके। इसी से जुड़ा हुआ मेरी जिज्ञासा है सर, आप नाटक में अभिनय, निर्देशन और लेखन, तीनों 3 चीजें हैं, और अभी आप जिसकी जिक्र कर रहे थे, तो क्या संवेदना और वैचारिक प्रतिबद्धता, ये दोनों 2 छोर की बातें हैं, लेकिन इसका सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है? एक तो जो प्रतिबद्धता है, वैचारिक प्रतिबद्धता, हाँ, इसमें जो वैचारिक प्रतिबद्धता में ये जो प्रतिबद्धता शब्द है, ये किसके प्रति प्रतिबद्धता? क्या किसी खास विचारक के प्रति प्रतिबद्धता हमारी है? नहीं, या हमारी प्रतिबद्धता जो है किसी एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है,
या हमारी समाज के प्रति, समाज के समाज प्रति। के। तो वही हमारा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमारी प्रतिबद्धता जो है वो समाज के प्रति, समाज के लिए कौन से विचार बेहतर समाज बना पाएंगे, कौन से विचार बेहतर मनुष्य बना पाएंगे, उन विचारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और हमारे कला में भी वो विचार आए। लेकिन सिर्फ विचार काफी नहीं है अगर संवेदना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जहाँ ये एक तरीके से जिसको कहना चाहिए मनुष्य के अंदर पैदाइशी संवेदनाएं भी हैं, भाव भी हैं। मतलब ये एक बच्चे के अंदर भी आप जो जितने भी भाव हैं, चाहे करुणा का भाव हो, हास्य का भाव हो, क्रोध का भाव हो, ये सारे भाव हमारे अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से विचार हमको समाज से मिलते हैं, भाव हमारे बायोलॉजिकल हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है, बर्तोल्ट ब्रेख्ट एक बहुत बड़े जर्मनी के नाटककार हुए हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब एक वैचारिक रंगमंच में अगर भाव नहीं है, ये उन्होंने कहा कि बिना मनोरंजन के कोई रंगमंच नहीं हो सकता। मनोरंजन को हम लोग हल्का शब्द समझते हैं, मनोरंजन या एक अलग चीज है, आनंद एक अलग चीज है। जैसे कि हमको आनंदित, हम करुण रस देख के भी आनंदित होते हैं और हम हास्य रस देख के भी आनंद, लेकिन मनोरंजन का मतलब लोगों ने हल्का फुल्का हास्य लगा लिया। ये मनोरंजन का या आनंद का, ये एंटरटेनमेंट का ये गलत मीनिंग लोगों ने लगा लिया है। कहते हैं नहीं यार, एंटरटेनिंग नहीं है, यानी कुछ हल्का फुल्का हास्य हो तभी एंटरटेनिंग होगा। लेकिन मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, आप उनके अंदर गहरी संवेदनाएं जगाइए दर्शकों के अंदर। आपके अंदर अगर क्षमता है, आपके अभिनेताओं के अंदर, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर, आपके डायरेक्शन के ऊपर अंदर, म्यूजिक के अंदर, इसके अंदर अगर उस आपके पास क्षमता है, तो गंभीर से गंभीर चीज में भी दर्शक आनंदित होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को कि नाटक लेखन में साहित्यिक गंभीरता कम होती जा रही है? हाँ, अब आजकल जो है वो चूंकि सब चीज को बाजार गवर्न करने लगा है, तो जब बाजार गवर्न करने लगा है तो लिखने वाला भी उस बाजार से प्रभावित होता है कि क्या लिखो मार्केट में जो ज्यादा बिके। और मुझे लगता है कि कला के लिए ये बेचना और खरीदना, ये शब्द बड़े अपमानजनक है कि हम कुछ माल नहीं तैयार कर रहे हैं, कुछ माल नहीं तैयार कर रहे हैं कि जैसा ऐसा माल तैयार करो जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिके। हम कुछ ऐसी चीज़ सृजित कर रहे हैं जो समाज के लिए और लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, उन्हें एक तरीके से ज़्यादा अच्छे मूल्य उनके बीच में ले जाएं, उनकी संवेदनाओं को जागृत रखें, वरना हम सब मशीन हो जाएंगे। ये रंगमंच का इतिहास सर पारसी थिएटर से शुरू होता है। क्या आज भी हमारे भरत मुनि प्रासंगिक हैं? भरत मुनि एक तरीके से, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है ये एक तरीके से इतना ढंग से लिखा हुआ और सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें नाट्य के सिद्धांतों को लिखा गया है। दो ही किताबें उस प्राचीन मानी जाती हैं, एक अरिस्टोटल की पोइटिक्स और एक भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि नाट्यशास्त्र जब लिखा गया था उस वक्त समाज कैसा था और उस समाज के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा गया था। अब आज की तारीख में हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से समाज बदल चुका है, तो हम छांटे बीने उसमें से कि क्या आज भी हमारे काम का है। मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ उनकी तारीफें करके हम अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस समय अगर धनुष बाण से लड़ाई होती थी तो धनुष बाण चलाने के लिए जो मुद्राएं थी, उन मुद्राओं को हम खाली सिखा दें लोगों को जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, क्योंकि उस वक्त बंदूक नहीं चलती थी तो वो मुद्राएं उसमें वर्णित नहीं है। हमें नई मुद्राएं,
अगर उस वक्त रथ चलते थे तो रथ का मूवमेंट हमने क्रिएट किया। अब अगर हम मोटरसाइकिल से या कार से चल रहे हैं तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है सिर्फ वो लकीर के फकीर ना बनी रहे। हाँ, उस समय के लिए वो ठीक था। आज हमें नया नाट्य शास्त्र खुद सृजित करना पड़ेगा, उसमें से चीजें लेके। अभी सर, अभिनय, निर्देशन और शिक्षण तीनों में आपको किससे आत्मिक खुशी मिलती है? तीनों में आप तो बोलेंगे तीनों नहीं में। नहीं, वैसे तो तीनों में ही, वरना हम तीनों तीनों में क्यों ही। कर रहे होते। हाँ। लेकिन जो सबसे, जैसे मैंने परिभाषा भी पीटर ब्रुक की परिभाषा का जिक्र किया, उसमें परफॉर्मर सबसे जरूरी है, उसमें निर्देशन और टीचर नहीं है। तो इसलिए जो परफॉर्मर, जब आप एक तरीके से ये किसी दूसरे के रोल में एक तरीके का कहना चाहिए कि परकाया प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो परकाया हाँ, प्रवेश का जो सुख है, ये बात है। हाँ। वो इनडायरेक्टली निर्देशक भी परकाया प्रवेश करता है, हाँ, तभी लेकिन वो तो। सिर्फ विचारों में करता है, वो पूरे सशरीर परकाया प्रवेश नहीं करता, विचारों में जाता है। लेकिन अभिनेता जो है वो जाता है, तो इसलिए अभिनय का आनंद तो अलग ही आनंद है। और इतने दिनों तक चूंकि मैं एक प्रशिक्षक भी रहा, तो वो एक आदत सी पड़ गई है, उसमें भी आनंद तो आता ही है जब स्टूडेंट्स। अभिनय ही तो आपको ले गया ना, फिल्मों की तरफ भी बुलाए गए, आप स्वयं बुलाए गए। हाँ। इस पर प्रश्न जो है लाल साहब करेंगे। दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं। एक तो अभिनय का जिक्र उन्होंने किया, तो एक ही बंदा काफी है, एक तो जिसमें आपने अभिनय किया है। तो आपको जब रंगमंच से हट करके आप सिनेमा में अभिनय कर रहे थे, तो आपको दोनों में क्या, जो वो सुख का जो पैमाना है, अगर उसको लेकर के चलें तो कैसा लगा आपको सिनेमा में अभिनय करने में? मेरा अपना अनुभव तो ये कहता है कि सिनेमा में अभिनय में वो सुख नहीं मिलता जो रंगमंच में मिलता है। डायरेक्टर जो चाहता है वही करा देता है। नहीं, वहां आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जो बन रहा है वो बन रहा है, वो टोटलिटी में क्या बनेगा आपको पता ही नहीं होता, आप सिर्फ अपनी ही भूमिका उतना निभा रहे होते हैं। रंगमंच में आप पार्ट ऑफ द टीम होते हैं, तो आपको डे बाय डे पता चलता रहता है कि क्या बन रहा है। इन्वॉल्वमेंट आपका, इन्वॉल्वमेंट, वो पूरे क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट रहता है रंगमंच में हर अभिनेता का। वो छोटा सा ही रोल कर रहा हो तब भी उसका इन्वॉल्वमेंट पूरे क्रिएशन में रहता है। वाचा कर्मणा, आप तीनों हाँ, से जुड़े हुए हैं रंगमंच में। अच्छा, दूसरी चीज वो टेक्निकल ज्यादा है। टेक्निकल ज्यादा है कि आपको कैमरे के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप लुक इतना फ्रेम है, अब आपको बता दिया गया कि इतना फ्रेम है, तो इतने फ्रेम में, अगर इतना फ्रेम है, अगर रंगमंच है, तो अगर हमारा अभिनय करते करते मन किया कि नहीं, तो हम अब वो कहेगा फ्रेम आउट हो गया हाथ तो आपको वो अभिनय यहाँ तक आप ये नहीं कर सकते, फिर आपको इतने के अंदर ही हाथों को आपको, तो फ्रेम के हिसाब से चूंकि वहाँ चलना है, फिर जो मौलिकता है वो आपकी वहाँ पर एक बहुत प्रभावित हो जाती है। वो भी प्रभावित होती है। टेक्निकल चूंकि वो ज्यादा है, रंगमंच में आपकी मौलिकता काफी हद तक जो है सुरक्षित रहती है। हाँ, आप मौलिक हो सकते हैं। हाँ, वहाँ चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपका बड़ा लंबा अनुभव है, लगभग 50 वर्ष, तो 2026 तक हो गए। रंगमंच को अगर कहें, रंगमंच कल, आज और कल, आप तो बहुत प्रारंभ से रंगमंच से जुड़े हैं, जब रंगमंच बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, नौटंकी से एक विधा के रूप में रंगमंच का प्रादुर्भाव हुआ, और आज जैसा रंगमंच की स्थिति, और कल आप रंगमंच को कैसे देखते हैं, क्या स्थिति आपको लगता है भविष्य? कल तो हमारे अनुभव में शामिल है और आज भी अनुभव में शामिल है, तो इसलिए पहले रंगमंच करने में मतलब जो बेसिक फर्क आया है, वो फर्क यह है कि पहले जुनून जो था, पैशन जो था, वो प्राइमरी फोर्स होता था जिसकी वजह से लोग रंगमंच करते थे, चाहे वो रामलीला करते थे, और रामलीलाएं तो हमारे यहाँ
तुलसी के समय से रामलीलाएं होती रही हैं, वो भी एक रंगमंच ही है। फिर लोक रंगमंच भी हमारे यहाँ होता रहा है। आधुनिक रंगमंच में जब पदार्पण किया हम लोगों ने, तो मतलब उस वक्त नए नए प्रयोग, सारे नए नए प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो अलग अलग शैलियां विकसित करने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग तरह के आलेख आ रहे थे, तो वो उसमें बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे, क्योंकि मार्केट से उतना नहीं जुड़ा हुआ था। अब चूंकि रंगमंच मार्केट से जुड़ गया है, इसलिए जो प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं इसमें इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं, और दूसरी चीज मार्केट के हिसाब से चीजें तैयार कर रहे हैं। मतलब अभी आप देखिए कि जो कि इस समय जो मार्केट है, कम से कम उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज्यादा पैसा जो है, आप राम कथाओं को लेकर, रामायण के ऊपर आप नाटक तैयार करिए तो सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा पैसा आपको अद्भुत सारा। तो हमारे सारे रंगकर्मी जो है, चाहे उनकी पौराणिक कथाओं में, चाहे राम के प्रति उनकी श्रद्धा हो ना हो, वो रामायण की गहराइयों को, क्योंकि मेरे हिसाब से वाल्मीकि रामायण भी और तुलसी की रामायण भी ये बहुत बहुत ग्रेट कृतियां हैं, बहुत ग्रेट कृतियां हैं। उनकी ग्रेटनेस से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पे बहस आप करते रहिए कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, या ऐतिहासिक है कि पौराणिक है, ये करते रहिए, लेकिन इन कृतियों से तो नहीं इनकार कर सकते। तो उन कृतियों को, उनकी गहराई को समझे बिना, सिर्फ चूंकि पैसा है इसलिए, और बाजार में बिक रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ खाली राम कथाओं पे नाटक, तो इसलिए एक तरह से बाजार गवर्न कर रहा है। तो आर्टिस्ट की, जिसको कहना है स्वतंत्रता और उसकी क्रिएटिव, ये रामकथा का हमने एक उदाहरण दिया। इसी तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी है, ये इसका भी एक बाजार पैदा हो गया है। तो लोग सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी या सिर्फ हल्के फुल्के हास्य नाटक भी करने लगे। तो ये तो एक तरीके से वर्तमान है। अभी यंगस्टर्स परेशान भी हैं, क्योंकि अगर वो रंगमंच करना चाहते हैं तो और इस पे उनको जिंदा भी रहना है, तो उनका सर्वाइवल, तो इसलिए उनके स्ट्रगल का भी सम्मान है मेरे मन में, कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। चाहते हैं, क्योंकि कला है उनके अंदर, वही विकसित होना चाह रही है। जहां तक भविष्य की बात है, तो भविष्य में अब तो अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, एआई, इसके बाद तो पता नहीं लगता है कि सिनेमा भी जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा। सही बात। क्योंकि अब जो फिल्म्स और ये सब जो शूट हो रहे हैं आजकल, जो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए, अब जो शूटिंग है ये वर्टिकल्स में भी होने लगी है। कि मोबाइल, अभी तक जैसे हॉरिजॉन्टल मोबाइल से आप उसको देख पाते थे, लेकिन अब वो शूट ही इस ढंग से कर रहे हैं कि वर्टिकल में भी आ जाए। तो आप मोबाइल हाथ में पकड़िए, पूरा सिनेमा देख लीजिए उसमें वर्टिकल, उसके हिसाब से शूटिंग भी शुरू हो गई। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है। मुझे एक डर लगता है कि जैसे बचपन में हम सब जो घर में कपड़े पहनते थे, चाहे अंडरवियर पहनते थे, पाजामा पहनते थे, शर्ट पहनते थे, वो सब कॉटन था। और जब टेक्नोलॉजी आई तो टर्लिन और टेरिकॉट आया, और वो इतना महंगा था कि जब मैंने हाई स्कूल में मेरी फर्स्ट डिवीजन आई तो मेरी बहन ने एक टेरिकॉट की शर्ट मुझे गिफ्ट की थी, और मैं हैंगर पे टांग के उसको रखता था। धोते नहीं थे उसको, कि बस इसको जब कहीं बहुत खास जगह जाना होगा तब पहनेंगे। तो टेरिकॉट, टर्लिन इतना इम्पोर्टेंट उस वक्त था। लेकिन धीरे धीरे करके, चूंकि टेक्नोलॉजी में यही होता है कि टेक्नोलॉजी में मास प्रोडक्शन होता है, से मास प्रोडक्शन होता है, तो टर्लिन टेरिकॉट जो है वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ कि वो गरीब आदमी का कपड़ा हो गया। और अमीर लोगों के लिए कॉटन रह गया। अब सिर्फ अमीर सर्कल जो है, कॉटन ने पूरा अपना एक यात्रा फिर से तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि चूंकि सिनेमा और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टेक्नोलॉजी के, चूंकि ये प्रोडक्ट्स होंगे, बड़े बड़े उत्पाद होंगे, ज़्यादा इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये सब ऐसा ना हो कि कहीं ये आम जनता की चीज़ बन जाए और रंगमंच सिर्फ अमीरों के लिए रह जाए, कि जो 5,000 10,000 रुपए का टिकट खरीद के देख सके। रंगमंच की पहुंच केवल उन लोगों तक ही हो पाए। ये एक डर मुझे
हाँ, सताता ये है। डर इसी की डर बात से है। संबंधित एक बात और मुझे समझ में आती है कि आज भी रंगमंच जो है वो अभिजात्य वर्ग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बौद्धिक वर्ग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, शहरों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसका बेस मेनली अर्बन है। और हमारे देश की जहाँ तक बात है, हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है वो गाँव में और छोटे कस्बों में निवास करती है। वहाँ अभी रंगमंच का प्रवेश बहुत कम है और पता नहीं भविष्य में बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ ये तो आप पाएगा। तो जाहिर है उड़ीसा। आपको क्या लगता है? लाल साहब, आप बहुत गहरी बात कह रहे हैं, और ये भी एक हमारी चिंता का विषय होना चाहिए कि हमने हमारे रंगमंच की जो भी शैलियाँ विकसित हुई, चाहे एक्टिंग की हो, डायरेक्शन की हो, डिजाइनिंग की हो, वो सारी शैलियाँ, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो सिखाया जाता है, भारतीय नाट्य अकेडमी में जो सिखाया जाता है, वो सारा ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने के हिसाब से, और वेल इक्विप्ड ऑडिटोरियम, जहाँ बहुत अच्छा साउंड सिस्टम हो, हॉल की एकॉस्टिक्स बहुत अच्छी हो, उसके हिसाब से सब कुछ सिखाया जाता है। पहले के समय में जो हमारे यहाँ जैसे छोटे शहरों में भी नौटंकी और ये गांव-गांव तक जाती थी। अब रामलीला वहाँ भी। उसमें एक्टर की आवाज की दूसरी ट्रेनिंग थी कि बिना माइक के उसको अपनी आवाज खुले मैदान में हो रही है। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए थे? नक्कारा, जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाए। अब वहाँ सितार नहीं यूज किया जाता था। सितार की आवाज बिना माइक के तो कहीं नहीं, हाँ। मतलब 20 फीट भी नहीं जा सकती। हाँ, 3-4 फीट तो होता अब था। उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, उस तरह की एक्टिंग शैली थी, उस तरह की संभाषण शैली थी, उस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जो पोइटिक होती थी। जो ग्रीक थिएटर था, उसमें बड़े बड़े मास्क इस्तेमाल किए जाते थे, जिस मास्क का सिस्टम ऐसा था कि आवाज को वो थ्रो भी कर, मैग्नीफाई कर सके। तो वो खुले पहाड़ों में होता था। तो इस तरीके से वो सारी शैलियाँ हमने ख़त्म कर दी, और जो कुछ भी हमने आज प्रशिक्षण दे रहे हैं वो ऑडिटोरियम के हिसाब से दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में राजधानियों में भी ऑडिटोरियम्स की कमी है, तो छोटे शहरों और गांव और कस्बों में तो आप भूल ही जाइए, ऑडिटोरियम है ही नहीं। तो हमारा रंगमंच इसके लिए तैयारी नहीं है कि वहाँ पे परफॉर्म कर सके, और ऐसा प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा। तो अगर हमें रंगमंच को मतलब आम आदमी तक ले जाना है, तो फिर वैसे प्रशिक्षण की भी जरूरत होगी। अब ऑडिटोरियम तो रातों रात या 10-20 साल में गांव-गांव में ऑडिटोरियम बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो हम सब 89 में हम लोगों ने अयोध्या मार्च किया था। जब वहाँ मस्जिद थी, तो सांप्रदायिक एकता के लिए हम लोगों ने लखनऊ से लेके अयोध्या तक पैदल मार्च किया था। उसमें कैफी आजमी ने उस मार्च को लीड किया था। तो हम लोग वो गए थे, रास्ते भर नाटक करते हुए हम लोग गए थे। तो उसमें हमने एक नाटक तैयार किया था, पर्दाफाश, जिसकी शैली ऐसी थी कि वो कहीं पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक टाइप। हाँ, लेकिन नुक्कड़ नाटक नहीं था, के अलावा उसकी एस्थेटिक्स थी, उसमें कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया, सिर्फ नारेबाजी नहीं थी। कहानी इंटरेस्टिंग कहानी थी, इस तरह से था। तो उसको हमने तैयार किया था। कैफी आज़मी ने बाद में ये भी कहा था कि यही मॉडल स्ट्रीट प्ले है जो पूरी हिंदुस्तान में ऐसे स्ट्रीट प्ले। लेकिन वहाँ एक रात हम लोगों ने एक गांव में स्टे किया, और उस गांव में हम लोग मतलब करीब 50 लोग थे जो लोग वहाँ स्टे किए थे, और सब कलाकार थे। वहाँ पे जब ऑडियंस आई तो वो मतलब पूरा मैदान भर गया, और लोग रजाई गद्दे लेके आए थे। कि मतलब जैसे कि उनकी आदत थी कि पूरी रात चलेगा और सुबह तक देखेंगे। हमारे जितने कलाकार थे सबका माल बिल्कुल खत्म हो गया। एक एक रवि नागर थे, उसको जितने गाने आते थे सब, और वो ऑडियंस जो है वो भूखी बैठी है कि अभी कुछ और देखेंगे और कुछ देखेंगे। तो ऑडियंस में, वहाँ के लोगों के में भूख है, ललक है। भूख है। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारी तैयारी जो है, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए कि हम उनके बीच में जाके। आपको तो बहुत अफसोस होता होगा ना। हाँ, अफसोस तो होता है, लेकिन अब कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आपने नक्कारा का जिक्र किया। सन 2000 में मैं बांदा में था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी जी। तो वहाँ उस समय ऐसे कलाकार थे जो ये इन सब जो परंपरागत वाद्य हमारे हैं, ग्रामीण अंचलों में जो चलते थे, उसमें नक्कारा भी एक था। और इसको जिंदा रखने के लिए वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे। उनका नाम भूल रहा हूँ, कृष्ण कुमार ऐसे कुछ नाम था। अब वो चीज़ें लग रहा है कि बिल्कुल अंतिम सांस ले रही हैं, और गांव में भी इनकी चर्चा नहीं, क्योंकि गांव का जो ऑडियंस है
वो भी सिनेमा मोबाइल की तरफ जो है ज्यादा उसका मोबाइल रुझान होता वाला जा हो रहा है, गया, मोबाइल में स्मार्टफोन। बड़ी सब चीजें देख रहा है। हम्म, तो अब उसकी चर्चा, जैसे आल्हा का प्रचलन हाँ हुआ क्या करता था, वो क्या सब चीजें लग रहा है जैसे कि नेपथ्य में चली गई हैं। डर आपका सही है। इसका मतलब ये है कि डर सही है। एक एक प्रश्न तो आपका और छूट गया मेरे से, अभी याद आया। पहला जो लेके गए थे अंतर्राष्ट्रीय नाट्य उसमें समारोह में, तो नॉर्वे गए नॉर्वे में थे। जी, नॉर्वे में 93 में शायद 91 में 91 में गए थे। पहली बार 91 हाँ में विदेश गए 91 में गए थे। थोड़े से शॉर्ट में उसके कुछ अनुभव सुना दीजिए। बड़ा अजीब रहा होगा ना पहली बार विदेश जाना। आ, विदेश जाना तो अलग बात है। हमारी टीम के ज्यादा सदस्य पहली बार हवाई जहाज पे बैठे थे। हाँ। तो हवाई यात्रा उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं की थी। तो उस टीम को लेके जाना, पहली चीज तो वहाँ जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल वहाँ पे हो रहा था, उसमें हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था। हमने संस्कृत नाटक भगवत अज्जुक्यम 7वीं शताब्दी का एक कॉमेडी प्ले है, प्रहसन है, उसके तैयार किया था। और उसकी पूरा स्टाइल जो है वो नाट्यशास्त्र की शैली में, और जिसको कहना चाहिए कि म्यूजिक भी शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम डांस, इसको लेके हमने तैयार ये प्रोजेक्ट भेजा था और वो तैयार हुआ, प्ले बहुत अच्छा तैयार हुआ। अब नॉर्वे में गए जब, तो एक तो पहली विदेश यात्रा, कोई अनुभव, किसी के पास कोई अनुभव नहीं, तो हम लोग सब चीज़ें में और इंटरनेशनल ऑडियंस को फेस करने में एक मन में डर भी था। लेकिन आप तो प्रथम पर थे। हाँ, वो तो बाद में, जब हम लोगों ने पहला शो किया उस नाटक का उस फेस्टिवल के अंदर, तो पहले शो में तो अच्छा, चूंकि टीम की भी लिमिटेशन थी, तो इसलिए हम अपना मेकअप आर्टिस्ट भी साथ नहीं लेके जा सके थे। अब उसमें जो गुरु और शिष्य हैं, उनकी गंजी विग लगनी थी, तो वो भी एक्टर्स ने अपने हाथ से लगाई। तो वो सब, और सब डरे हुए थे ऑडियंस। और जब झांक के देखा तो पूरे ऑडियंस में एक भी इंडियन नहीं था। पूरी, चूंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल था, तो सब अलग अलग देशों के लोग थे और उनको हिंदी तो आने का समझ सवाल ही में नहीं आया। उठता। तो उनके सामने हमको परफॉर्म करना था, तो इसलिए और अंदर एक वो था। लेकिन जैसे ही पहला शो हुआ और हम लोगों ने ये महसूस किया कि एग्जैक्टली वहीं पे क्लैप आ रहा है, वहीं पे तालियां बज रही हैं और वहीं पे लाफ्टर आ रहा है, जहां जहां हमने प्लान मतलब किया जो था, करना एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, यहाँ यहाँ इन डायलॉग्स पे लाफ्टर आएगा, वहीं लाफ्टर आए। हम लोग खुद आश्चर्य में थे कि ये हो क्या रहा है, इनको क्या हिंदी समझ में आ रही है। और बाद में ज्यादातर अखबारों ने ये इस तरह के कमेंट्स लिखे, वहां पर भी और हिंदुस्तान में जब हमने आके किए, कि थिएटर डजंट डिपेंड ऑन स्पोकन लैंग्वेज, इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। और फिर हमने भी लेख लिखे कि मतलब बॉडी एक्टिंग से, से लोग म्यूजिक से, एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से, इन सब से मिलके एक अपनी, एक थिएटर की अपनी एक अलग भाषा बनती है। और उस भाषा की वजह से ही ये नाटक वहाँ कम्युनिकेट हुआ। और फिर बाद में जूरी ने डिक्लेयर किया कि इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल। और क्या बात है। और फिर क्या बात पूरे है। शहर में 25 देशों के कलाकारों का एक प्रोसेशन निकला। उस जुलूस में भारतीय झंडे को लेके मैं सबसे आगे, हमारी सबसे टीम को आगे। सबसे आगे रखा गया और सबसे आगे हम थे। तो पूरे 25 देशों का प्रोसेशन में हमने, इंडिया मैंने ने उसको इसीलिए तो आपको lead वटवृक्ष किया। कहा ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे देशों में हमने काम किया। इस प्ले को भी लेके गए। इस प्ले में जो ये बात थी कि थिएटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज, इसको साबित करने के लिए हमने, जब फिनलैंड में इसका शो उन्होंने बुलाया, फिनलैंड में शो किया, वहां पर भी उसी इक्वली कम्युनिकेट हुआ। तो फिनलैंड के आर्टिस्ट ने हमसे कहा कि आप हमारे लिए ये प्ले फिनिश लैंग्वेज में डायरेक्ट कर दीजिए। अच्छा। तो मुश्किल बहुत काम था। यहाँ से हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजा और उन्होंने उसको फिनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया और फिनिश एक्टर्स के साथ हमने वो प्ले उनके साथ डायरेक्ट किया। और हमको उनकी भाषा नहीं आती है, उनको उस जमाने में, अब तो खैर वहाँ, अब तो यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश हो गई है, लेकिन उस 93 की बात है ये, उस वक्त तो इंग्लिश भी, वहाँ के लोग इंग्लिश भी मतलब बोलना पसंद भी नहीं करते थे और उनको आती भी नहीं थी।
तो वो फिनिश बोल रहे हैं, एक इंटरप्रेटर हम लोगों के बीच में रहता था जो कम्युनिकेट करता था, इस तरीके से वहाँ पर प्ले टाइम। और वो भी उसके फिर उस तैयार शो के उस प्ले के शो हमने इंडिया में करे और आसपास के देशों में करे, वहाँ भी इंडिया कोई। में किया है आपने उस शो को ना? हाँ हाँ, खूब किया अब इंडिया में। एक बार लखनऊ में भी कर दीजिए। लखनऊ में बहुत, ये 91 में जब हमने नॉर्वे में किया था, तब से आज तक ये नाटक, इसके शोज अभी भी जिंदा है। ये नाटक, इसके शोज हो रहे हैं। भारत रंग महोत्सव में हमने किया, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल में किया, और मतलब अभी बीकानेर में करके आए हम पिछले साल। तो लखनऊ में कब करेंगे? लखनऊ में भी कोई कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो लखनऊ में भी उसको करना चाहेंगे। अच्छा। तो जरूर करेंगे तो लखनऊ में। अब तो बहुत सारी बातें हैं आपसे जानने को, करने को। ये फॉर्मल नहीं है, ये सच बात है, सबके मन में है, लेकिन समय की तो बाध्यता होती ही है। हाँ बिल्कुल। और आप बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं और हम मगन होते जा रहे हैं, और लग रहा है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है कला के प्रति समर्पित। एक हमारी युवा पीढ़ी को एक वाक्य में कोई संदेश दे दीजिए, एक पंक्ति में हमारी युवा पीढ़ी को कुछ संदेश दे दीजिए। अच्छा। आपके अंदर अगर इसको कैरियर बनाना है, नहीं बनाना है, आपको थिएटर में तारीफें मिलती हैं, अखबार में नाम छपता है, लोग आपको जानने लगते हैं, ग्लैमर भी है वहाँ पर, लेकिन मैं युवा पीढ़ी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अच्छा थिएटर या अच्छा कलाकार बनने के लिए किसी भी विधा में सबसे पहली शर्त होती है पैशन, जुनून। वो अगर आपके अंदर एक तड़प नहीं है, वो तड़प के बिना अच्छे कलाकार, चाहे सिनेमा में हो, चाहे रंगमंच में हो, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाइए, लेकिन एक तड़प और सीखने की इच्छा, लगातार सीखते जाना, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा आपको। आप कभी भी ये नहीं मान सकते कि अब मैं सीख गया। सुकरात ने ये कहा था कि बहुत सब कुछ पढ़ लिखने के बाद अपने आखिरी दिनों में उसने ये कहा था, नाउ आई हैव कम टू नो दैट आई नो नथिंग। यस। तो ये जितना जितना आप सीखते जाएंगे, अपने आप पढ़ते जाएंगे, जितना जितना अपने आप को आप मांझते जाएंगे, उतना ही आपको अपनी कमियों का एहसास भी बढ़ता चला जाएगा। और यही हमारे ख्याल से एक जिसको कहना चाहिए कि यही एक आनंद है कि लगातार आप अपने अंदर मतलब पूर्णता कुछ नहीं होती, लेकिन पूर्णता की तरफ बढ़ते रहने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आनंददायक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत समय आपका लिया हम लोगों ने। नहीं, हमको भी अभी तो आप सबसे जो है बातचीत करने में बहुत हम तो अच्छा जितनी लगा। देर बैठते बातचीत में तो मतलब जिस ढंग से आप ये चर्चा हो रही थी, तो हम तो अपने आप में ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कुछ बोल रहे हैं, खो जा रहे थे उन यादों में जो कोई सवाल आ रहे थे नौकरी उस का पास्ट इंटरव्यू में। तो ये था नहीं। ये तो हम लोग का आपस की चर्चा थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपको धन्यवाद देना तो बहुत छोटा लगा मुझे। नहीं धन्यवाद क्या। आप फिर आए, फिर मिले, और ये सेगमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। यही नहीं, अगर ये कैमरा ना भी होता और ये रिकॉर्ड ना भी हो रहा होता, तो ये बातचीत अपने आप में आनंददायक बातचीत। जी, बहुत अच्छा लगा, और आपको प्रणाम करते हैं। जी, सभी को प्रणाम। आप सबसे निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें। धन्यवाद।